लेकिन अब आपको सीधा लिए चलते हैं, सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। लोकप्रिय विधायक सदर प्रतापगढ़ श्री राजेंद्र मौर्य जी, लोकप्रिय विधायक विश्वनाथगंज श्री जीतलाल पटेल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती प्रेमलता सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री शिवाकांत ओझा जी, पूर्व सांसद श्री विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री आशीष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा अनिल प्रताप सिंह जी, जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ के अध्यक्ष श्री राजीव प्रताप सिंह नंदन जी, आज की इस सभा में उपस्थित प्रतापगढ़ के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज प्रतापगढ़ में इतनी शानदार बारिश पड़ रही है और बारिश का इस सीजन में क्या महत्व है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वैसे भी प्रतापगढ़ को तो समझाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वे स्वतः ही समझे हुए लोग हैं। मैं प्रतापगढ़ की इस पावन धरा को, जो अत्यंत उर्वरा भूमि है, मां बेलहा भवानी, मां चंद्रिका देवी, बाबा घुसमेश्वर नाथ, बाबा भयहरण नाथ और पूज्य संतों के सिरमौर जगतगुरु करपात्री जी महाराज की पावन जन्मभूमि, जगतगुरु स्वामी कृपालु जी महाराज की पावन जन्मभूमि के अलावा पौराणिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक अपनी आध्यात्मिक समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के लिए जग विख्यात प्रतापगढ़ की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है। शांति में अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, धर्म और राष्ट्र पर संकट आए तो प्रतापगढ़ उसमें पीछे नहीं रहा। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर इसी प्रतापगढ़ की धरती से बाबू गुलाब सिंह जी ने शंखनाद किया था। यहां के रणबांकुरों ने विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने का काम किया था और भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी ने, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी ने और सुप्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की भी ये भूमि है, पावन जन्म भूमि कही जाती है प्रतापगढ़। इतनी समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ करके आज का हमारा प्रतापगढ़ आंवले की औषधीय मिठास को लेकर के दुनिया के अंदर अपनी आभा को बिखेर रही है, तो साथ ही साथ आपके द्वारा चुने गए हमारे विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी की
रस मिलाई की मिठाई भी हम सबको कभी कभी खाने का अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, समाज स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो जाए तो इससे बढ़कर के बात दूसरी नहीं होती है। और प्रतापगढ़ स्वावलंबन का उदाहरण है। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में प्रारंभ किया, लेकिन प्रतापगढ़ ने अपनी प्रतिभा का परिचय पहले से दिया। और इसीलिए मैंने कहा ना कि लोग बाद में समझते हैं, प्रतापगढ़ पहले ही स्वतः समझ जाता है। प्रतापगढ़ ने आंवले को, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के बागवानों ने, यहां के पूर्वजों ने आंवले का उत्पादन पहले ही करके ऐसा फल दिया जो अमृत फल होता है। यानी अमृत फल जो भी खाएगा, किसी भी उम्र का व्यक्ति होगा, कच्चा खाएगा, चटनी खाएगा, मुरब्बा खाएगा, या फिर उसका अचार खाएगा, या फिर उसके बनने वाले जो भी उत्पाद खाएगा, वो नुकसान नहीं करेगा। और यही तो प्रतापगढ़ की विशेषता है। और इसीलिए मुझे जब भी अवसर मिलता है, मैं प्रतापगढ़ आने का मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर आता हूं, और मुझे यहां की समृद्धि को देख करके अच्छा लगता है। आज मुझे इन 2 विधानसभाओं से जुड़ी हुई परियोजनाओं को लेकर के यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं देख रहा था, पिछली बार मैं आया था तो राजेंद्र मौर्य जी बहुत नाराज हो रहे थे, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। हमने कहा भी देखो, ये सब काम होंगे, बस एक दिन आप अपनी रसमलाई खिला दीजिए, बाकी तो अपने आप सारी चीजें आगे बढ़ती जाएंगे। और आपने देखा होगा, अब वो कहने लग गए ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, सारे काम हो गए हैं। और उन्होंने गिनाना शुरू किया। जब उन्होंने भी और जीतलाल पटेल जी ने जब गिनाना शुरू कर दिया, ये होती है एक जनप्रतिनिधि की यात्रा। कैसे वो जनप्रतिनिधि जनता के लिए समर्पित होकर के विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करता है। आज हमारा प्रतापगढ़ जनपद उसका उदाहरण बन रहा है। बहनों और भाइयों, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना होता है। उस प्रयास का ही परिणाम है। कोई 17 के पहले सोचता था कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? आज प्रतापगढ़ में यहां पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर एक भव्य मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ के पास। और आज हम लोग कमीशन का परिणाम देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। प्रतापगढ़ का नौजवान भी आ रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या शिक्षा चयन आयोग, जब भी कोई परिणाम आता है, प्रतापगढ़ के नौजवान भी उसमें स्थान प्राप्त करते हैं। बहनों और भाइयों, पहले यही नौकरी पर, इन नौजवानों की इस नौकरी पर सेफई, घराना डकैती डाल करके इसकी नीलामी करता था। और गरीब का बच्चा, होनहार प्रदेश का नौजवान इन नौकरियों से वंचित रहता था। तो जब नौजवान वंचित होगा, वो पलायन करेगा, तो दुर्गति तो तय है। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ था, इसीलिए पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये वही प्रदेश है। हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। कार्य करने की स्टाइल, हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले। आपने देखा होगा अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या निजी ट्यूबवेल को मुफ्त में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है।
अन्नदाता किसान खुशहाल हो, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट सेंटर खोलने की व्यवस्था, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लोकल उत्पाद को पहचान दिलाने की व्यवस्था। ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कर रही है। बहन और भाइयों, कारीगरों को सम्मान दिलाने का कार्य हो, हस्तशिल्पियों को योजना का लाभ देने का कार्य हो, जो नौजवान अपना रोजगार करना चाहता है उस नौजवान के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, बिना गारंटी के उसको उपलब्ध करवाने का कार्य हो। मैं भी मंच पर उपलब्ध करा रहा था। क्या उत्साह था उन नौजवानों में, जिन बच्चों के अभिभावक नहीं रहे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन बच्चों को 4,000 रुपए हर महीना उपलब्ध करवाते हैं, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। श्रमिकों के बच्चे के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा बनेंगे। आज उनके लिए आप देखते होंगे, हर गरीब के बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारी सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं। अच्छी फ्लोरिंग दी है, स्मार्ट क्लास दी है, डिजिटल लाइब्रेरी दी है, फर्नीचर उपलब्ध करवाने के कार्य किए हैं, पेयजल और टॉयलेट की व्यवस्था दी है। हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूता मोजा दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं। इस 17 के पहले नहीं मिलता था, 17 के पहले नहीं मिलता था। शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ उन बच्चों को पढ़ा सकें। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाया गया। इन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस, हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है और कल ही उसको हम लागू करने जा रहे हैं। ये केवल घोषणा नहीं होती है, बोला जाता है। युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर आवागमन के लिए बन रहे हैं, कहीं ब्रिजेज बन रहे हैं, कहीं डबल लेन की, कहीं 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, कहीं बाईपास बन रहे हैं। यही तो डबल इंजन सरकार की पहचान है। हर तबके को विकास की योजना के साथ जोड़ना, हर बेटी, हर बहन को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज, इन 2 विधानसभाओं की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के ही उद्देश्य से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा। बहनों और भाइयों, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इन तमाम अन्य दलों के दलदल को देखा है। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है। इनको विरासत का सम्मान अच्छा नहीं लगता है। मां बेला भवानी हो या मां चंद्रिका देवी मंदिर में या करपात्री जी महाराज के पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को इन्हें अच्छा नहीं लगता। नौजवानों को रोजगार देना विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये नौजवान जब कार्य करेंगे तो ये जातिवाद की राजनीति समाप्त होगी। विपक्ष फिर से जातीय आधार पर समाज के ताने बाने को बांटना चाहता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा।
हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं। कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन, पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। आज की अयोध्या डबल इंजन सरकार के विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज की अयोध्या प्रभु श्री राम के समय के अयोध्या का स्मरण कराती है। क्या नई अयोध्या है, क्या बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जहां से जाओ 4 लेन की कनेक्टिविटी। अयोध्या के लिए रेलवे की, ब्रॉड गेज की, डबल लाइन की सुविधा, और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निषाद राज के नाम पर अयोध्या में रेन बसेरा का निर्माण, माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण। आज आप राम जी की पेड़ी में जाइए, कितनी शानदार वहां पर लोग स्नान कर सकते हैं, कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए, इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, कुछ कह रहे हैं, राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं।
अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगाई जाती थी, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोका जाता था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? जब किसी हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे और उपद्रव शुरू होते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? क्या इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे? और यह प्रश्न हम में से हर जागरूक नागरिक को इनसे करना चाहिए। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर! इनकी पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की है। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है, अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा का मुद्दा हो, एक गरीब को योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो, एक नौजवान के रोजगार का मुद्दा हो, हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य हो, ये डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी, लगातार कार्य कर रही है। विकास के जो भी प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, द्रुत गति से उन पर कार्य होता है। और आज इन सभी योजनाओं की सौगात प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है, विकास की गति निरंतर प्रतापगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और प्रतापगढ़ की प्रगति उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी। उत्तर प्रदेश की प्रगति प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगी। और विकसित भारत की संकल्पना भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और उसी खुशहाली के लिए
आज मुझे एक बार फिर से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इन सभी योजनाओं की सौगात यहां के नागरिकों को अर्पित करता हूं। मैं अपने विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी को, श्री जीतलाल पटेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित अपने जो जनप्रतिनिधिगण हैं, श्री अमरपाल मौर्य जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, यहां के अपने अन्य जनप्रतिनिधियों को, यहां की हमारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता सिंह जी को, विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी को, प्रभारी मंत्री समेत हमारे जितने भी यहां पर वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं, इन सबको भी इन योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।